नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है मोदी का फ्यूचर प्लान, फ्यूल संकट पर ध्यान। पूरी दुनिया पर किस तरह दो देशों की या दो से अधिक देशों की आपसी टकराहट असर डाल देती है। हम लोग बहुत दूर हैं उस जगह से जहां ये सब कुछ चल रहा है, चाहे अमेरिका हो, चाहे ईरान हो, इजराइल हो, लेकिन असर हम पर है, पूरी दुनिया पर है। और अब जबकि ये इम्पैक्ट अब भारत की तरफ बहुत तेज़ी से चला आ रहा है, तो कह नहीं सकते हम कि कहाँ तक जाएगा। दिल्ली में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम और कोई आश्चर्य नहीं। आप ये मत समझिएगा, हम सिर्फ आपको मानसिक रूप से तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। ईश्वर न करे इन सारी परिस्थितियों को हम फिर देखें, झेलें, लेकिन ऐसा हो सकता है कि पेट्रोल पंप सप्ताह में 2 दिन खुलें, वर्क फ्रॉम होम 3 से 4 दिन हो, स्कूलों में, ऑफिसेज में, मीटिंग्स में फिर वही ऑनलाइन मीटिंग का सिलसिला निकले, तमाम चीज़ें आगे बढ़ें। क्योंकि संकट वाकई बहुत गहरा है और प्रधानमंत्री अपनी बात पहले भी कह चुके थे कि हमें तैयार रहना चाहिए। जिस तरह कोविड की परिस्थितियां हमने देखी हैं, इसके किसी और अर्थ को निकालना या इसको उपहास की दृष्टि से देखना या ये मानना कि हम इसका सामना करने में विफल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें सिर्फ एक नकारात्मक विचार से अधिक कुछ नहीं है। आप पूरी दुनिया के देशों का अध्ययन करेंगे, आप पाएंगे सब पर असर है और धीरे धीरे आगे पीछे सभी को इस तरह की स्थितियों की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अब सवाल ये भी है कि हम यूरोप के देशों की तरह कितनी मानसिकता हमारी है। मैं सुनता हूं कि यूरोप के कई देश जहां पर्यावरण की बहुत बात है, वहां तो स्वतः ही बिना किसी संकट के साइकिल से चलते हैं बड़े बड़े लोग। 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर वो साइकिल से। हमारे यहाँ एसयूवी में फरफराते एसी में चलना एक ठसक है। अब हमारे माननीय ई रिक्शा पे चल रहे हैं, लेकिन हम सोचते हैं कितने दिन चलेंगे इस भरी गर्मी में। क्या वो अपने टूर प्लान्स भी ई रिक्शा से पूरे करेंगे? और दूसरी तरफ एक चुनौती और है। प्रधानमंत्री जब 2 गाड़ियों के काफिले के साथ निकले और उनकी सुरक्षा जिस स्तर की है, तो ये बात उठी कि आखिर वो क्यों अपनी सुरक्षा को जोखिम में डाल रहे हैं। इसी तरह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनकी सुरक्षा का भी एक अलग लेवल है। और इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में कई ऐसे माननीय हैं जिनकी सुरक्षा के साथ आप समझौता नहीं कर सकते हैं। तो हमें ये भी देखना है कि त्याग और आदर्श के साथ हम व्यवहारिकता का एक समन्वय रखें और ये ध्यान में रखें कि इस तरह की परिस्थितियां न सिर्फ 2-3 मुल्कों की आपसी लड़ाई के चलते बनी हैं, बल्कि आगे पर्यावरण संकट से निपटने के लिए हमको निश्चित तौर पर ऐसे किसी बड़े प्लान के साथ सामने आना पड़ेगा। 4 घर में मेंबर हैं और 4 ही गाड़ियां हैं। दिल्ली और मुंबई में स्थिति यह है कि 3-3 किलोमीटर दूर गाड़ियां पार्क होती हैं, लेकिन गाड़ियां 4 चाहिए 4 मेंबर्स को। बिटिया रानी के लिए अलग, बेटे राजा के लिए अलग, पापा जी के लिए अलग, माता जी के लिए अलग। इन सारी चीजों से निकलना पड़ेगा। मैं सुनता हूं कि सिंगापुर में गाड़ियों को तभी मंजूरी मिलती है जब सड़कों पर गाड़ियों की स्थिति का अध्ययन कर लिया जाता है, तब आपको नई गाड़ी खरीदने की अनुमति मिलती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए इस आज की डिबेट को एक बड़े संदर्भ में देखना है। इसमें नहीं उलझ जाना है, ये क्या, वो क्या, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट, फिर चलेंगे डिबेट की तरफ। आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें अभी भले परंपरा या शौक लग रही हों, लेकिन आने वाले वक्त में ये मजबूरी भी बन सकती है, क्योंकि दुनिया एक बड़े तेल संकट की तरफ बढ़ रही है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश भारत भी इसकी आंच महसूस कर रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर फ्यूचर प्लान के साथ सामने आए हैं। उन्होंने देशवासियों से ईंधन बचाने की अपील की है, वर्क फ्रॉम होम अपनाने, कारपूलिंग बढ़ाने और सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल पर जोर दिया है। संदेश साफ है कि अगर आज भी नहीं संभले तो कल की कीमत ज्यादा भारी हो सकती है। प्रधानमंत्री की अपील ऐसे समय आई है
जब कच्चे तेल की कीमतें ऑल टाइम हाई हैं, रुपया दबाव में है। प्रधानमंत्री ने खुद अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या कम कर एक प्रतीकात्मक संदेश दिया है, तो बीजेपी शासित राज्यों में इसका असर दिखने लगा है। लेकिन मध्य प्रदेश के भिंड में बीजेपी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष सज्जन सिंह यादव को सैकड़ों गाड़ियों की रैली निकालने पर पद से हटा दिया गया। बीजेपी ने इसे अनुशासनहीनता माना, जबकि कांग्रेस सवाल उठा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और आम जनता अब सब पेट्रोल डीजल बचाने के लिए लग गई है। हजारों लीटर पेट्रोल डीजल मुझे लगता है कि इस आह्वान के बाद आएगा, तो नेतृत्व क्षमता का प्रतीक यही है। ऐसे में हमारे जो भी पार्टी के कार्यकर्ता इसका उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई हो रही है। भारतीय जनता पार्टी सदैव एक मिसाल कायम करती रही है, जो इस बार भी करेगी। नहीं, देखिए, कार्रवाई अच्छी है, अच्छा प्रयास है। कारकेट कम करना चाहिए, क्योंकि जनता को जब हम किसी आह्वान करते हैं तो निश्चित तौर पर उसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं दिखना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश की जहाँ तक बात की जाए तो मोहन यादव जी ने कारकेट कम किया, लेकिन वो नौकरशाह जो बेलगाम हो चुका है। मुझे लगता है कि कथनी और करनी में अंतर नहीं हो तो एक अच्छी पहल है, स्वागत योग पहल है। लेकिन अभी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का एक निगम अध्यक्ष 400 गाड़ी का काफिला लेके आ गया। इसके पहले भी इस राजधानी में अनेकों लोगों ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं, रियलिटी का भी है। अगर अगले 3 महीने में पश्चिम एशिया का तनाव बढ़ा तो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दबाव बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, जिसका असर दूध, सब्जी, राशन और रोजमर्रा के सामान तक पहुंचेगा। हवाई यात्रा महंगी हो सकती है, मिडिल क्लास की EMI और घरेलू बजट पर भी दबाव बढ़ सकता है। लेकिन क्या देश वाकई तैयार है? सवाल ये है कि क्या हम संकट के आने के बाद बदलेंगे या वक्त रहते अपनी आदतें बदलेंगे? क्योंकि अगर तेल संकट गहराया तो सबसे बड़ा असर आम आदमी की जेब पर ही पड़ेगा। अब देखना होगा कि क्या देश इस चेतावनी को समय रहते समझेगा या फिर संकट के बाद ही रियलिटी से सामना होगा। आपने देखा कि स्थितियां कितनी जटिल हैं और ये भी बताती हैं कि विश्व की परिस्थितियां अब इस पर निर्भर रही हैं कि किसकी लड़ाई किससे हुई। अगर लड़ाई 2 मुल्कों की होती है तो असर पूरी दुनिया पर आता है। जो ग्लोबल विलेज की बात आप और हमने 90 के दशक के आरंभ में सुनी, वो इस रूप में भी चरितार्थ होती है कि ग्लोबल विलेज का मतलब है कि आपकी सारी चुनौतियां, सारे दुख और सुख एक दूसरे से गुथे हुए हैं। हमने तो बहुत पहले ही कहा था वसुधैव कुटुंबकम। हमारे सवाल देखिए, क्या अमेरिका ईरान के बीच तनाव से पेट्रोल डीजल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाएंगी कीमतें? पाकिस्तान में तो त्राहिमाम मचा ही है और अब भारत में भी संकेत साफ हैं कि निकट भविष्य में कीमतें बढ़ेंगी। और दूध की कीमतें एक दिन पहले बढ़ चुकी हैं, चाय की चुस्की महंगी हो गई है। क्या प्रधानमंत्री की अपील सिर्फ सलाह है या आने वाले संकट का संकेत? आप और हम सब जानते हैं कि महंगाई का इंडेक्स अप्रैल में सबसे हाईएस्ट गया है। तीसरा सवाल है, क्या देश दिखावे की संस्कृति छोड़, ये बहुत अहम बात है, क्या देश दिखावे की संस्कृति छोड़ तेल बचाने की आदत को अपनाएगा, भले ही संकट हो या ना हो? यही सबसे कठिन चुनौती है। हमें क्या करना है जी, हमें क्या करना, हमारे पास तो गड्डी है, जब तक पेट्रोल मिल रहा है जी जाएंगे। इस मानसिकता से क्या हम निकल पाएंगे, बड़ा सवाल है। बहरहाल जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। जयप्रकाश पाराशर हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, देश विदेश संबंधी मामलों के जानकार। बहुत स्वागत है जयप्रकाश जी। मनोज सैनी जी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स, वो साथ रहेंगे क्योंकि देश की पहली कार्रवाई संभवतः किसी पॉलिटिकल पार्टी की रैली निकालने के बाद वाहनों के चक्कर में भाई साहब का पद ही चला गया भिंड में। धैर्यवर्धन शर्मा जी हैं, बीजेपी के युवा नेता और प्रवक्ता हैं, उनका बहुत स्वागत है। और उमेश त्रिपाठी जी हैं, सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका बहुत स्वागत है। जयप्रकाश जी, किस तरह से देखते हैं आप इस चुनौती को? और एक तरफ ये भी है कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री की सुरक्षा में क्या कटौती अलाउ होगी? क्योंकि अभी ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि, हम सबको नहीं लगता कि आगे जो परिस्थितियां हैं उनमें सिर्फ 2 गाड़ियों के काफिले के साथ प्रधानमंत्री और उनकी सुरक्षा के स्तर को देखकर, लेकिन इसका एक मैसेज उन्होंने दिया है जिसका पालन करना ही चाहिए पूरे देश को। कैसे देखते हैं आप वर्तमान परिदृश्य को? नहीं, आप ये ठीक कह रहे हैं कि जो सुरक्षा है प्रधानमंत्री की, उसमें कमी करने से तो अर्थव्यवस्था को कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता।
लेकिन वो एक प्रतीकात्मक है। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो ये कारकेड है, ये लंबा जो लवाजमा चलता है सब पूरे देश में मंत्रियों और छोटे छोटे नेताओं के आसपास, जैसा कि हम एक पद भार ग्रहण करते समय एक नेता ने किया भी था, तो वो जो चलता है उसे कम कर दीजिए, प्रधानमंत्री जी ये संदेश दे रहे हैं। अब ये नीचे तक कितना परकोलेट होता है, क्योंकि उनकी इस अपील के बाद हमने देखा कि भारत में लोगों ने अभी भी सोना खरीदने की जो उनकी लिप्सा है, जो बड़ी ज़बरदस्त इच्छा है, सोना कोई बहुत अभी तक कोई कटौती भी देखने के लिए उसमें नहीं हुई, और मुझे नहीं लगता कि ऐसी किसी अपील से उस पर कोई असर पड़ेगा। और ये इस लिहाज से बहुत ख़तरनाक है कि जो इम्पोर्ट बिल जो गोल्ड का था वो $58 बिलियन से बढ़कर के $72 बिलियन। जयप्रकाश जी, इनमें बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की जो देशभक्ति के गाने और फिल्में देख के बहुत तालियां बजाते हैं। हाँ, ये देशभक्ति का वो क्या रूप समझते हैं वही जाने। दरअसल सोना जो है पिछले अगर 5 साल का अगर आप देखें तो लगातार बढ़ता गया है खरीदी, इम्पोर्ट बिल बढ़ता गया है, और पिछले साल तो 35% बढ़ा था। मुझे जो समझ में आता है उसके 2-3 कारण, उनमें से एक ये है कि एक कल्चरली हमारे यहाँ एक रिवायत तो है ही, शादी ब्याह में उसका उपयोग होता है, लेकिन जैसा कि ये सोचा जा रहा था कि सोने की कीमतें जब इतनी ज़्यादा हो जाएंगी तो शायद लोग कम खरीदेंगे। तो जो ज़रूरतमंद है वो तो जब आपकी क्रय शक्ति से बाहर ही है तो आप नहीं खरीदेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है शरद जी कि वो काफ़ी तेज़ी से और ऐसे लोगों के चक्कर में आ गया है जो उससे पैसा बनाना चाहते हैं, जो निवेश करके और ज़्यादा ऊंचे दाम पर बेचना चाहते हैं। लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी अभी लगाई है, शायद कुछ असर पड़े। बिल्कुल, लेकिन ये अपील जो है इस पर हमें आगे बढ़ना है। इसलिए आगे बढ़ना है कि समय बहुत चुनौतीपूर्ण है और आगे किसी दबाव में नहीं, लेकिन जिस तरह हमने प्रकृति को, आपने कभी नहीं सोचा होगा, मैं भी नहीं सोचता था कि चक्रवात या तूफान मैदानी इलाकों में, और वो भी उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में होंगे, जिसमें एक नन्हे मियाँ नाम के व्यक्ति भी उड़ जाएंगे 30-40 फीट। प्रकृति का ये रौद्र रूप बता रहा है कि हमने बहुत कुछ ऐसा कर दिया है जो हमने नहीं करना था। मनोज, पहली कार्रवाई हुई है और बड़ी, ये मैसेज बीजेपी का बहुत साफ है, और मुझे लगता है कि देश में अपनी तरह का पहला मामला है कि जब एक नेताजी फिर भी नहीं समझ रहे हैं तमाम अपीलों के बाद, तो उनके विरुद्ध इस तरह का एक मजबूत निर्णय लिया गया, और ये बहुत अच्छी बात है। जी निश्चित रूप से शरद जी, और इसके पीछे भी बड़ी कहानी है, बहुत सारी तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि मेरे सामने ये कार्रवाई हुई है। तो एक इस तरह से हेमंत खंडेलवाल जी की तारीफ करना पड़ेगा कि उन्होंने एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया, और जब प्रधानमंत्री खुद ये कह रहे हैं और उस संकल्प को, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी तत्काल की खबर है कि मुख्यमंत्री जब दिल्ली से रवाना हुए एयरपोर्ट के लिए तो उन्होंने आज मेट्रो का इस्तेमाल किया, यानी वहाँ भी उन्होंने अपने कारकेड को छोड़ दिया और वहाँ से वो उज्जैन पहुँचेंगे। तो इसका मतलब यही है कि चाहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें या हेमंत खंडेलवाल जी की, लेकिन देश का ये पहला ऐसा निश्चित रूप से उठाया हुआ अनुशासन के लेकर एक बड़ा कदम है भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें सज्जन यादव जो कि 18 दिन पहले ही पद मिला था उनको, और अपना पद गवा बैठे सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री की बात की, प्रधानमंत्री की मंशा को नहीं माना। इसलिए हेमंत खंडेलवाल ने बड़ी गंभीरता से लिया और इसको लेकर एक रणनीति भी बनाई गई कि ऐसा ना हो कि कोई दबाव प्रभाव आओ, उससे पहले कार्रवाई कर दी जाए। तो इसको पूरे देश की मीडिया ने उठाया भी है, निश्चित रूप से बड़ा कदम है। पर जैसा आप कह रहे थे कि चाहे पानी बचाने की बात हो या डीजल पेट्रोल बचाने की बात हो, जब तक कोई कड़ा कदम नहीं उठाते लोग मानते नहीं है। समझ में ये नहीं आता कि आप मन से क्यों नहीं लेते इस बात को। एक संकल्प और लिया जाना चाहिए, जयप्रकाश जी आप सहमत होंगे, अमेरिका में पूरा चुनाव टेलीविजन के माध्यम से होता है। हमारे यहाँ अभी भी परंपरा है बड़ी बड़ी रैलियां, क्यों ना एक संकल्प सारे राजनीतिक दल लें इस तरह का कि हम भी टेलीविजन के जरिए जाएंगे या एलईडी के साथ जाएंगे। बिल्कुल आ रहा हूं त्रिपाठी जी आपकी तरफ, कि हम ये खर्चा भी कम करेंगे अपना चुनाव का, और लोगों को 45 डिग्री में लाने की जद्दोजहद करना या कड़कड़ाती ठंड में लाने की जद्दोजहद करना या बारिश में बड़े बड़े डोम और पंडाल लगाना। हालांकि ये ठीकरा धन खर्च का सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ अधिक जाता है, वो चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। बात सही है, जिसके पास संसाधन होंगे वो ज्यादा बेहतर तैयारी करेगा। त्रिपाठी साहब क्या कहेंगे? जी, मैं आपकी बात का स्वागत करता हूं। इससे प्रदेश में जो नंबर 2 की इकोनॉमी है, जो राजनीतिक संगठन और उनके लिए बड़ी आवश्यक है, वो अपने आप खत्म हो जाएगी।
और जहां तक रही बात की गाड़ियों के काफिले कम करने का, ये टोकनिज्म कर रहे हैं प्रधानमंत्री चाहे गृह मंत्री हो। देखिए देश में लगभग 5000 IAS हैं और अन्य सर्विसेज में जो है इससे भी ज्यादा अधिकारी हैं। मध्य प्रदेश में जो PCS हैं, जो स्टेट में हर राज्य में PCS होते हैं, उनके घर पे सबके यहाँ 2-2 गाड़ियां, IAS घर में सबके यहाँ 3-3 गाड़ियां हैं। उनकी देखरेख मॉनिटरिंग कौन करेगा? और देखिए मैं तो इससे आगे आपसे बात करूंगा कि ऐसी नौबत आई क्यों। हम तो तेल लेते थे रशिया से, हमने उससे अपने संबंध ठीक बताते रहे, लेकिन ट्रंप की चमचागिरी करे, उनकी चरण चाटुकारिता में ना उसने हमें बख्शा और हमारे दुश्मन को बैठ के बिरयानी खिला रहा था ट्रंप। तो आप जब कहीं के बचे नहीं तो पब्लिक के सामने खड़े हुए, ऐसी इनकी आदत है मिस्टर बंटाधार की कि साहब देखिए मैं तो आज से ये कम कर दीजिए, सोना नहीं खरीदिए, तेल मत खरीदिए। ये इन्होंने नोटबंदी, GST, कोरोना टाइम बहुत बार किया। तो देश की जनता इनका नौटंकी नाटक देख चुकी है। यदि आपको तेल की खपत कम करनी, हम भी RBI गवर्नर ने जब कहा था कि साहब हमारे पास फॉरेक्स की स्थिति खराब हो रही है, सो कंट्रोल करिए, क्योंकि डॉलर जो है मोदी जी की भाषा में कि देश का प्रधानमंत्री जब निकम्मा होता तब डॉलर का रेट, रुपये का रेट गिरता रहता है। अब डॉलर 95 से प्लस हो गया है। तो मोदी जी अपने आप, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, बड़े माननीय देश के प्रधानमंत्री, मैं उनका रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने अपने लिए स्वयं अपनी डेफिनेशन लिख दी है जिस प्रकार से डॉलर गिर रहा है। और डॉलर गिरने के साथ जो है हमारा जो फॉरेक्स का इंडिया में आने का वो है वो कम हो रहा है। अब स्थिति ये बनी, जब स्थिति संभल नहीं रही है फिर जनता के सामने खड़े हो गए कि भैया आप लोग तेल कम यूज करिए, सोना मत खरीदिए, और दुनिया भर के वो करा रहे हैं। यदि हमारे रशिया से संबंध होते तो हॉर्मूज को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बड़ी जिम्मेदारी होती है विपक्षी दल के पास, त्रिपाठी साहब, बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो आप अगर इस समय, ठीक है आप अपना धर्म निभा रहे हैं और मैं उसमें कोई वो नहीं देखता कि निश्चित तौर पर आपको आईना दिखाने का अधिकार है, लेकिन आपको ये भी बताना चाहिए कि आपकी सरकार होती तो आपका मॉडल क्या होता। क्या आपके समय में पेट्रोल पंप खुले रहते, गाड़ियां चलती रहती, कोई कठिनाई नहीं होती? जी, हमारी सरकार होती सबसे पहले हम सर्वदलीय बैठक बुलाते और देश के बुद्धिजीवियों की बैठक बुलाते और देश के जो मूर्धन 25-30 पत्रकार उनकी बैठक बुलाते और जो हमारे इमरजेंसी एजेंसी से उनकी बैठक बुलाते, फिर एक पॉलिसी तय करते और उस पॉलिसी को लागू करते। इनके हिसाब से हम कार्रवाई नहीं करते। देखिए आज देश की स्थिति खराब है, ये तो जब RBI ने इनको चेताया उसके बाद मालूम चला। तो यदि इनको 2 महीने तो ये चुनाव जीवी बने रहे कि ममता दीदी को हराना है, सब जगह ऐसा असम को छोड़ के उन्होंने जिस प्रकार वोट की चोरी करके देश में अराजकता मचाई है। ठीक है, चुनाव आप जीत जाए उससे कांग्रेस पार्टी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज आम आदमी परेशान है, आम पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग परेशान है। इससे सवाल खड़े किए हैं, उनका ये भी कहना है हम ये करते, ये प्रोविजंस करते, और वो इसको टोकनिज्म भी बता रहे हैं कि ये एक प्रतीकात्मक रूप से चीजें दिखा रही हैं, ये भी उनका आरोप है। जी दर्यवर्धन जी। देखिए विपक्ष के लोग अगर सुझाव दें, देश हित में अच्छा चिंतन करें, तो हम भी इनका स्वागत कर रहे हैं, जनता में भी इनके नंबर बढ़े। इनकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी को कोसने, गाली गलौज करने और उनके खिलाफ अभद्र शब्दावली का प्रयोग करने से होती है। और आप ये देखिए पूरा का पूरा देश इनकी इस कार्य पद्धति से नाराज है, इसके बाद भी इनको समझ नहीं आता। रही बात अगर आज के तेल संकट की हम बात करें, तो मैं जिस पीढ़ी का अनुसरण करता हूं, मैंने उनसे सीखा है कि उस देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब लोगों से आह्वान किया था कि सप्ताह में 1 दिन आप उपवास करें, व्रत करें, तो देश के लोगों ने उनके निवेदन को, उनके आग्रह को स्वीकारा था और देश में उस भुखमरी के दौरान, उस अनाज की कम उपलब्धता के दौरान कहीं ना कहीं एक बैलेंस स्थापित हुआ था। तो देश का नायक जब सच्चे मन से कोई आह्वान करता है, तो जिनकी रगों में थोड़ी सी भी देशभक्ति होती है, वे उस परिस्थिति को भांपकर कुछ ना कुछ प्रतिशत अपने अंदर, अपने इस जीवन पद्धति में, कार्य पद्धति में बदलाव करते हैं। ये बहुत ही सुविधा भोगी जमाना है, इतना आसान नहीं होता परिवर्तन कर पाना। पर मुझे लगता है कि जब देश का महानायक, देश के प्रधानमंत्री स्वयं इतना बड़ा परिवर्तन करते हैं और उनके अनुसरण में राज्यों की विभिन्न सरकारें ये परिणाम दिखाने लगती हैं, तो मुझे लग रहा है देश के प्रति प्रेम हर भारतवासी के मन में, वो उस आसन्न संकट को समझ रहा है कि ये तो देश की सरकार की कार्यकुशलता है कि इतने बड़े संकट के बावजूद भी तेल की उपलब्धता है, गैस की उपलब्धता है, और हॉर्मुज में अगर संकट है तो दूसरे मार्गों से भी
1.5 गुना कम से कम उसका उत्पादन बढ़ा दिया गया है। अभी मैं छोटा सा फिगर आपको बता रहा हूं कि हम लगभग 40 देशों से तेल का आयात कर रहे हैं। अगले 60 दिनों तक के लिए भंडार हमारे देश में सुरक्षित है। और हॉर्मुज पर हम ज्यादा डिपेंड थे, वहां से अब हम पहले 55% पर रह गए, केवल 70% तेल आयात हम दूसरे मार्गों से कर रहे हैं। तो सरकार चिंता कर रही है, थोड़ी मदद करनी चाहिए। दरअसल ये संकट को हमें ऐसे भी देखना है कि सब कुछ समाप्त भी, युद्ध समाप्त भी हो जाएगा, तब भी जो रिफाइनरीज हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो या ईरान में हो या इराक में हो या कहीं भी हो, जो इफेक्टेड इलाके हैं, उनको 5-5, 6-6 या 10-10 साल लगेंगे उबरने में, यानी वो अपने पिछले प्रोडक्शन के आंकड़े तक पहुंचने में। तो ये संकट कोई चुटकी बजाते दूर नहीं हो जाएगा कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुल गया तो आपकी सारी समस्याओं का हल हो गया। जो चोट हुई है, जो चोट पहुंचाई गई है, वो लंबी तकलीफ देगी। जयप्रकाश जी, इस पर एक टिप्पणी। और दुनिया में क्या यूरोप के जो, आपकी बात को रिपीट कर दूं। जी जी द्विवेदी साहब प्लीज जी, आपने जो शुरुआत की आज की डिबेट में कि हमें अपना वर्क कल्चर बदलना होगा। हम बहुत घमंडी और अहंकारी और दिखावा पसंद लोग हैं, पंप एंड शो में कुछ ज्यादा भरोसा करते हैं, ज्यादा आराम पसंद भी हो गए। तो यदि हमारी जीवन पद्धति में 10-20% का अंतर आ गया तो ये बड़ी उपलब्धि होगी। इसलिए मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं कि आपने इस डिबेट को सही दिशा दी है। जी धन्यवाद। जी जयप्रकाश जी। नहीं, ये आज जो भारत सरकार ने अमेरिका के साथ इस मामले में बातचीत की है कि वो जो रशिया के साथ जो ट्रेड ब्लॉक है, तो चूंकि अब जो अमेरिका रशिया से जो है इंपोर्ट करने का जो रास्ता है, वो जो रोक लगी हुई थी और उसमें जो छूट उन्होंने एग्जम्पशन दी थी, उस एग्जम्पशन को एक्सटेंड किया जाए। तो अगर वो एग्जम्पशन एक्सटेंड हो जाती है, देखिए 2024 में तो हमारा बहुत वंडरफुल था, क्योंकि हमें रशिया से जो है रियायती दरों पे क्रूड ऑयल मिल रहा था। और चूंकि हमारे पास रिफाइनरीज भी उनकी कैपेसिटीज़ बहुत अच्छी हैं, इसलिए हम एक्सपोर्ट भी कर पा रहे थे। लेकिन ये सिंगापुर में कोई, मतलब केवल नरेंद्र मोदी सेंट्रिक पूरी हम इसको नहीं कर सकते डिबेट को, क्योंकि उसका वजह यह है कि कोई सिंगापुर में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, यूरोप में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, बेल्जियम में या किसी और देश में। दरअसल ये एक क्राइसिस युद्ध के कारण पैदा हुआ। अब सवाल ये है कि इसकी जो हैंडलिंग है वो कैसे होती है। ये जो दरें हैं जो आपने अभी इशारा किया है, ये बिल्कुल सही है कि पूरी दुनिया में अभी ये लंबा चलने वाला है। जो हमारे यहाँ पर अभी एक जो इंडियन बास्केट है उसका प्राइस है 109 रुपये का प्राइस है अभी पर बैरल का, तो $109 का, सॉरी। तो जो $109 का जो अभी रेट है, ये रहेगा $100 के ऊपर ही हमारे पास। और दुनिया में भी ये लंबे समय तक अभी ऑयल प्राइसेस एकदम नीचे आने वाली नहीं है। अगर ईरान की जंग रुक भी जाती है, जैसा आपने कहा कि कई जो कैपेसिटीज़ यूएई में, कतर में, दूसरे ओर सऊदी में, इन देशों में भी जो अटैक ईरान ने की और उसकी वजह से जो कैपेसिटीज़ ख़राब हो गई हैं या उनको नुकसान पहुंचा है, उस डैमेज को रिकवर करने में भी 1-2 साल तो उनको लगेंगे। तो ये जो निर्बाध जो सप्लाई है वो अभी नहीं रहेगी, इसमें कोई बिल्कुल 10-10 सेकंड में अपनी बात कह लीजिए त्रिपाठी जी और शर्मा जी। मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म ही है जी, मैं कर सकता हूँ। देखिए, मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि मोदी जी महानायक और शास्त्री जी की बात की। देखिए, शास्त्री जी सत्य की प्रतिमूर्ति थे और ये जो टोकनिज्म किया जा रहा है इसमें उसमें बहुत फर्क है। शास्त्री जी ने अपने घर से ही शुरुआत की थी। जवाब दीजिए धैर्यवर्धन जी। तो शास्त्री जी वक्त नहीं मेरे पास, माफी चाहूंगा जी। धैर्यवर्धन जी, जी धैर्यवर्धन जी, आवाज पहुंच रही है? देश के महानायक का, प्रधानमंत्री का सम्मान बहुतायत जनता करती है। विपक्ष के नेताओं के कोसने से कुछ नहीं होता। ये बहुतायत लोगों के लिए, जिनकी देश की चिंता में जो दुबले होते हैं, जिनको देश की सेहत की फिक्र है, उनसे आह्वान किया है, कोसने वालों से आह्वान नहीं किया। चलिए आप तो विदेश जाइए, राहुल गांधी जी को भी घुमाइए, आपको नहीं रोका किसी ने, क्योंकि आप नहीं सुधर सकते। देखिए महत्वपूर्ण बात ये है, जनमानस है, जो बुद्धिजीवी तबका है, जो सीधा भोला व्यक्ति है, जो समझदार लोग हैं, उनसे आह्वान किया गया है। और वो ऐसी परिस्थितियों में
आगे बढ़कर के चलिए, सरकार का धैर्यवर्धन जी, साथ मुझे देते सुन आए, पा रहे हैं? परिस्थितियों का सामना करने के लिए अपना योगदान देते चलिए, आए हैं। ये महत्वपूर्ण बात भामाशाह ये का है, देश है, महत्वपूर्ण बात लोगों ने ये है, सर्वस्व त्याग दिया भैया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, मुझे लगता है मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही थी धैर्यवर्धन जी तक, इसका मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि ध्यान रखें इसका। महत्वपूर्ण बात यह है कि लाल बहादुर शास्त्री जी के आह्वान का क्या असर हुआ था, और इस देश ने हमेशा ऐसे आह्वान को बहुत गंभीरता से देखा और सुना। हालांकि वो वक्त नहीं है, जैसा किसी शायर ने कहा है कि पहली सी मोहब्बत न मांग। वो 70 के पहले का 65 का दशक जब नैतिकता का इंडेक्स बड़ा ऊंचा होता था, और 2026 में कहाँ है ये भी सोचिए। ऐसा नहीं है कि उस समय जो जनसंघ था, क्योंकि 80 में बीजेपी वजूद में आई, कि जनसंघ के लोगों ने मना कर दिया था कि हम इस विचार के समर्थक नहीं हैं, तो हम शास्त्री जी की बात नहीं सुनेंगे। बात सब सुनते हैं, क्योंकि राष्ट्रहित सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप भले ही मोदी जी को, अगर आप उस विचार को पसंद नहीं करते हैं, बीजेपी के मोदी जी को भी आप पसंद नहीं करते हैं, देश को तो पसंद करते हैं ना, और वो देश के तो प्रधानमंत्री है ना, ये तो मानते हैं ना। और देश ही नहीं, दुनिया के सामने चुनौती है, तो इसको ही स्वीकार कर लीजिए। मोदी जी ये कहां कह रहे हैं कि आप मुझसे प्रेम कर लीजिए, मेरे प्रेम में डूबकर इस तरह से आगे बढ़ जाइए। आपके देश के सामने चुनौती, देश से आप हैं भाई साहब, आपसे देश नहीं है। गलतफहमी होगी तो दूर कर लीजिएगा इस गलतफहमी को। देश से हम हैं, हमसे देश नहीं है। हम देश के नागरिक हैं, समवेत हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम सब भारतवासी हैं। और इस रूप में इसको देखिए, मैं कोई आपको राष्ट्र प्रेम की धारा में बहाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। आगे मैं फिर आपको चेतावनी दे रहा हूं कि प्रकृति आपको आंख दिखा रही है, ये युद्ध समाप्त भी हो जाए, लेकिन अगर आपने प्रकृति की नहीं सुनी, आप साइकिल पे नहीं आए, आपने अपने घमंड और दंभ को नहीं छोड़ा, आपके लिए भारी मुसीबत होने वाली है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, और आगे देखिए हमारा न्यूज़ बुलेटिन प्राइम नेटवर्क। नमस्कार।